हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपन जो ग्रुप डी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी 2019 के पेपर जो कि 2022 में हुए थे। उसमें 18/8/2022 की जो शिफ्ट 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 17 की मैंने तीनों शिफ्ट डिस्कस कर ली है और 18 की पहली शिफ्ट डिस्कस कर ली है, और इसमें शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम मैथ को डिस्कस करेंगे। इससे जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रीजनिंग की वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं, पहले जिस भी शिफ्ट का मैथ करेंगे फिर उसके बाद उसका रीजनिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपना प्रोसेस चल रहा है और ऐसे हम 99 शिफ्ट तक जाएंगे। ठीक है, देखो जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स या अबाउट सेक्शन, जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको वहीं पे मिलती है हर एक लेक्चर की। इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग की अलग से कंपाइल करके पीडीएफ, जैसे भी वीडियो आ जाता है उसके मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों के वीडियो आ जाएंगे, फिर 1-2 घंटे बाद आपको पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे अपडेट भी मैं वहां पे देता रहता हूँ, एसएससी या रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो। ठीक है, इवन और एग्जामों के भी दे देता हूँ, पर मेनली ये 2 एग्जामों के तो एक सिंगल छोटा से छोटा अपडेट है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि देखो हर एक अपडेट के लिए आपको यूट्यूब वगैरह पे वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहां पे ये सारे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम भी कम बचेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सेशन को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आई होप कि आप शेयर करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, तो देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एज से रिलेटेड है। बोल रहा है पी और क्यू की जो आयु का योग है वो क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। ठीक है, पी प्लस क्यू की जो आयु का योग है वो बराबर है क्यू और आर की आयु के योग से 15 साल अधिक है। आगे बोल रहा है आर की आयु पी से कितने वर्ष कम होगी। 1 मिनट, ठीक तो लिखा है ना? हाँ सही है। देखो यहाँ से अपना ये इक्वेशन बन जाएगी, क्यू से क्यू कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस आर है वो अपना 15 आ जाएगा। हमसे पूछा है जो R की आयु है वो P से कितने साल कम होगी। तो देखो यहाँ पे R की आयु अगर मैं निकालना चाहूँ तो R की आयु कैसे निकलेगी, इसको इधर ले जाऊंगा तो P माइनस 15, P से कितना साल कम हो गई, 15 साल कम। यही पूछा था कि जो R की एज है वो P से कितना कम होगी, 15 कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको पता है आपके जो रेलवे एग्जाम में है वो रैंडम क्वेश्चन आते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन वाइज नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन का नंबर सीरियल वाइज नहीं मिलेगा आपको। बोले यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो परिणामी समीकरण फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आ ठीक है, तो देखो यहाँ से जैसे आप इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। ये तो अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है इक्वल टू, यहाँ पे जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक माइनस का 2x आएगा और एक माइनस का 3x आएगा, तो माइनस का 5x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, यानी मैं कह सकता हूँ 2x है, इसको इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x और जुड़ जाएगा तो 7x बराबर 3 माइनस 9 माइनस 6। यानी ये तो है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है जो ये तो इक्वेशन है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये बात तो सही है, एक द्विघात समीकरण तो नहीं है। ठीक है, क्या ये घन समीकरण है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक घन बहुपद है, बिल्कुल नहीं है। एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है बल्कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आपकी जो पावर 2 वाले टर्म कट गई तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण तो ये बची ही नहीं है। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला कि जो sec 4a है इसकी वैल्यू cosec 3a माइनस 50 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के काफी सारे अपने पास तरीके हैं। आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो कि जो sec थीटा है 4a है इक्वल टू cosec 3a माइनस 50, और आपको पता है जो cosec थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस जो भी एंगल इसको माइनस हो जाएगा, तो माइनस का तो 3a और प्लस का 50 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ सेक सेक है तो एंगल को इक्वल कर लो आप। 4a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 प्लस 50 140, और माइनस का कितना है 3a। जब ये इधर जाएगा तो ये 7a बन जाएगा जो कि अपना 140 है यहाँ से। तो जो a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो 7 दूनी 14 20 डिग्री आ जाएगी। पूछा क्या है, जहाँ 4a और 3a तो न्यून कोण थे। ठीक है, आगे बोला a प्लस 75 की वैल्यू निकालनी है। यानी आपको पता है अपने पास a की वैल्यू तो 20 आई है और इसमें 75 और जोड़ना है, तो 75 85 95 95 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने एक रूल पढ़ा है ना SSTTCC, उस तरीके से। यहाँ पे जो कॉसेक थीटा है इसको आप क्या लिखोगे, 1/sec, फिर ये मल्टीप्लाई करोगे
तो सेक सेक का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो थीटा का सम 90 करके भी आप कर सकते हो, पर ये भी एक बेसिक तरीका भी अपना सही है। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे एक सम बहुभुज है, एक सम बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है, आपको पता है किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण है और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है, उसका सम 180 डिग्री होता है। ये नहीं बदलेगा चाहे कितनी भी साइड का हो। अब आपको पता है अगर यहाँ से मैं एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहूँ तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, और अंतः कोण तो अपन को दे ही रखा है 180 माइनस 135, तो ये कितना बचेगा, 5 से 140 और 40 और यानी 45 बच जाएगा। और आपको ये भी पता है फॉर ऑल पॉलीगन, चाहे तो कोई सा भी पॉलीगन हो, ठीक है, उसके लिए जो सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, सारे के सारे जो एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है, 360, ऑल एक्सटीरियर, यानी जो सारे के सारे बाह्य एंगल हैं, बाह्य कोण है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो साइड कितने का है, सबका लिए जो एक ही रिजल्ट होता है वो ये होता है, उनका जो सम होता है वो 360 होगा। ठीक है, सम ऑफ, कह सकते हैं कि फॉर ऑल पॉलीगन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालूंगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 के सम में एक एक्सटीरियर एंगल का भाग दे देता हूँ 45 का, तो अपना साइड आ जाएंगे ना। हाँ, 9 से ये कट जाएगा अपना, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, और 40/5 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो 8 साइड हो जाएंगे उस पॉलीगन की, यानी 8 भुजा का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो अपना थर्ड है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि एक इक्वेशन है जिसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये अपने इक्वेशन बनेगी, इसके मूल निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले इसको अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होगा। यहाँ पे है 6/x इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म है इनको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, 2/x-1। चाहो तो मैं एक साथ भी एलसीएम ले सकता था वैसे तो, पर चलो मैं अलग अलग इस तरीके से कर लेता हूँ। तो इधर तो 6/x है इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, x-1 x-2 एलसीएम आएगा। ठीक है, x-1 एलसीएम आया तो ये x-2 से 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 2x-4 प्लस यहाँ पे x-2 से x-2 तो कट जाएगा, तो x-1 से ये गुना होगा, तो x-1, तो ऊपर 6 बचा है, नीचे x बचा है, ये कितना हो जाएगा, देखो 2x और x कितना, 3x, -4 और -1 -5 डिवाइड बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स से कितने टर्म आएंगे, -1 से गुणा किया तो -x, और x को -2 से किया तो -2x, तो माइनस के 3x आ जाएंगे ये, और -1 × -2 प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x² और माइनस का हो जाएगा ये अपना 6×3 = 18x प्लस का 6×2 = 12 इक्वल टू, जब इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 3x² आ जाएगा, 3x² और माइनस का 5x आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये 6x² है और ये 3x² है, इधर आएगा तो सिर्फ 3x² बच जाएगा, माइनस का 18 है और प्लस का माइनस का 5 है, इधर लाऊंगा तो +5, तो -18 और +5 माइनस का 13x बच जाएगा, और ये तो प्लस का 12 है इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन को ऐसे फैक्टर करते हैं, किस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, कि जब इनको गुणा करें तो 12 और 3 को गुणा करने पर 36 बन जाए, और जोड़े तो अपने 13 बन जाए। ठीक है, बैंकिंग में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीजें डायरेक्ट भी समझाते हैं कि क्या फैक्टर होंगे इसके, 9 और 4 होंगे, -9 -4, और माइनस प्लस होता है तो ये प्लस प्लस हो जाते हैं 9 और 4। ठीक है, अगर आपको उस तरीके से नहीं पता है तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये है 3x², इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 36 के, जिनका जोड़ने पर सम -13 है, तो -9 और -4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 और जोड़ेंगे तो -13, तो ये -9x -4x। ठीक है, हालांकि ये चीजें आपको डायरेक्ट करना आनी चाहिए, आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो। यहाँ से जब हम लेंगे तो 3x अपना कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ से x बचा, माइनस x से x कट जाएगा, 3 3 x-3 आएगा। अब यहाँ से -4 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर सेम चीजें तो बचानी होती है अपन को, x-3 = 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, एक तो अपना x-3 दोनों से जब कॉमन आएगा तो एक तो आ गया x-3, एक आ गया 3x-4 = 0। तो यहाँ से जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो x अपना 3 आ जाएगा, और दूसरा x है वो कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि दो जो वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4/3। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो 3 और 4/3 दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर ये वाला 2 है, ये अपन को 3 और 4/3 दे रहा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का है, बोला है कि एक चार्ट दिया है जिसमें ABCDEF है, ये 6 क्या है,
ब्रांच हैं जिनके द्वारा बेची गई कारों की जो संख्या है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। बोला है कितनी शाखाओं में कारों की बिक्री है, सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। ठीक है, तो अपन को एवरेज चाहिए होगा इनका। तो एवरेज के लिए अपन को सम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें अपन डेविएशन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये सवाल है ना फिर कैलकुलेटिव बन जाएगा। आप नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से करो इसको। सम करेंगे तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हो, 100 के मल्टीपल जोड़ लो पहले, 800 700 इस तरीके से। पर नॉर्मल बेसिक तरीके से भी जोड़ेंगे तो भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 0 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी आई, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, एक असील आएगी, 1 4 5, 5 7 12, 5 17, 17 6 23, 23 और 7 30 और 8 38, 38 और 90 आया है। टोटल 6 कंपनी है, एवरेज निकालेंगे तो 6 6 36, बचे 2 29 हो जाएंगे फिर। ठीक है, 29 में भाग देंगे 6 का तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम में जा पाएगा, 6 चौक 24। फिर बचा कितना अपने पास 5, 50 6 8 48, यानी 648 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अपन को एग्जैक्ट डेटा से मतलब ही नहीं, अब ये देखना है कि ऐसे कितने ब्रांच हैं जो 648 से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की संख्या हमसे पूछी गई है। ये 648 से ज्यादा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और ये भी है, ये भी नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ऐसे ब्रांच हैं जो अपने एवरेज से ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वैसे तो ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है पर करवाने अपन को सारा ही है। बोला गया है कि जो घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। ठीक है, आपको पता है अगर मैं आवर एंड की बात करूं यानी घंटे वाली सुई की मैं बात करूं, तो आपको पता है जो घंटे वाली सुई है वो पूरे 12 घंटे में, 12 आवर में क्या करता है, एक कंप्लीट राउंड करती है, कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करती है। एक राउंड कंप्लीट करती है मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर मेरे को निकालना हो कि एक घंटे में कितना एंगल बनाएगी, तो एक घंटे में कितना बनाएगी, 12 36 30 डिग्री का। एक घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट, 60 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री बना रहा है। पूछ रहा है कि 23 मिनट में कितना बनाएगी, तो 23 की वैल्यू निकालनी है अपन को यहाँ पे 23 मिनट की। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 मिनट का अगर हमको निकालना हो तो 30/7 यानी आधा डिग्री बनाएगी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 23 मिनट में, 23 मिनट में कितना बनाएगी, तो 23 का आधा, 23 का आधा कितना हो जाएगा, 11 का डबल 22, यानी 11.5 डिग्री आ जाएगा, 11.5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बस अपने नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे था। आपको पता है कि जब पूरा एक राउंड घूमती है कोई भी चीज तो पूरा 360 का एंगल बनाती है। अब घंटे वाली सुई की बात कर रहा था। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि 0.474747 है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। आपको पता है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 47 पे बार लिख सकता हूँ मैं इसको, बार का मतलब होता है 4747 बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 47/99। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहले तो बिना बार के लिख दो, अब जितने पे बार है उतने 9 लिख दो, जितने पे बार नहीं उतने 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो बार दोनों पे ही लग रहा है तो 0 तो आएंगे नहीं, तो 47/99 आ जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक क्वेश्चन तो। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बोल रहा है कि ए बी बराबर x+3 है और बी सी 2x है और ए सी 4x-5 है, तो x के किस मान के लिए b ए सी पर होगा। ठीक है, बेसिकली शायद ये लाइन के इक्वेशन होंगे, पता है आपको। जैसे यहाँ पे एक लाइन है मान लो ए बी, उसका अपन को इक्वेशन गिवन है x+3। ठीक है, फिर दूसरी लाइन क्या है अपने पास, बी सी है जिसका इक्वेशन x2x है, और आपको ये भी गिवन है ए सी लाइन का इक्वेशन, यानी ये वाला कंप्लीट है, ये भी आपको गिवन है कितना है 4x-5। तो देखो अगर मैं ए बी, ए सी किस तरीके से बनेगा, ए सी की जो लेंथ है वो किस तरीके से बनेगी, ए बी प्लस बी सी होगा कि नहीं। तो इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, ए सी की जो इक्वेशन है 4x-5 है इक्वल टू ए बी कितना है अपना x+3 प्लस बी सी कितना है 2x। तो देखो यहाँ पे 4x है और 2x और x यहाँ पे 3x है, 4x में से जब इधर 3x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पे ये 3 है, 5 को मैं दूसरी साइड ले आऊंगा तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो यही तो पूछा था कि x के किस मान के लिए b है वो ए सी पर होगा, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ओके अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो बोल रहा है कि 25% लैपटॉप है, 12% के लाभ पर 15। ओके देखो सबसे पहले इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे क्या हमसे बोल रहा है, बोला है कि एक विक्रेता है, एक सेलर है जो 25% के लाभ पर 12% के लाभ, सॉरी 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर बेच रहा है। मैं मान लेता हूँ कि एक जो लैपटॉप है वो 1 रुपए का ही है। ठीक है, 1 यूनिट का है। तो अगर बात करूं मैं सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट को इक्वल करूंगा यहाँ पे।
तो जब एक लैपटॉप 1 यूनिट का है तो 25 लैपटॉप कितने के होंगे, 25 यूनिट के होंगे, और इनको 12% प्रॉफिट पर बेच दिया तो 25 गुणा 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्लस आगे बोले 15 लैपटॉप को 20% पर, तो 15 लैपटॉप 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब ये तो अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई। आगे हमसे बोल रहे हैं यदि सभी जो 40 के 40 लैपटॉप है उनको हम 18% के लाभ पर बेच दें तो प्रॉफिट कितना होगा, 40 गुणा 18% होगा। बोल रहे जब हमने सारे के सारे 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचा तो जो लाभ है ना वो 30,000 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वही हमें कितना गिवन है, 30,000 रुपये गिवन है, 30,000 गिवन है। तो पहले देखते हैं ये कितना आएगा। देखो 25 दूनी 50, 5 कैरी आएगा और 25 से कम 25, 25 और 5 30, 300 तो ये आ गया। और ये कितना आ जाएगा अपना 15 दूनी 30, 300 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं ये अपने कितने आ जाएंगे, 600% आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात करूं तो 18 चौके 72, 720 आ रहा है ये। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि जो 600% है और जो 720% है ये बेसिकली परसेंटेज में है। अगर आप वैसे निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो यूनिट में, पर मैं पहले परसेंटेज में डिफरेंस ले लेता हूँ, बाद में निकाल लूंगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 600 का और 720 का 120% आएगा। ठीक है, परसेंट आया ना 120%, इस 120% की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, पूछा क्या है कि प्रत्येक लैपटॉप का जो सीपी है वो क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखो 120% क्या होता है अपना, अगर इसको मैं नॉर्मल वैल्यू में बदलूंगा तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से डिवाइड करेंगे कि नहीं। यानी इसको मैं काट सकता हूँ 20 6 की 120 और 20 पंजे 120, सॉरी 20 पंजे 100, तो 6/5 है, इसकी वैल्यू 30,000 आ गई कि नहीं। अगर एक यूनिट की बात करूँ तो 6 पंजे 30, 5,000 टाइम ये कट जाएगा और एक यहाँ से कट जाएगा, यानी 5 5 25, तो कितना आ गया 25,000 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 25,000 है। और मैंने इनिशियल में बोला था कि हम मान रहे हैं कि जो ईच लैपटॉप है उसका जो सीपी है वो क्या है, 1 यूनिट है। ईच लैपटॉप का जो सीपी है वो क्या है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी बेसिकली, जो कि अपना 25,000 आ गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4th है। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी और भी तरीके से निकाल सकते हैं पर शायद ये तरीका सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45, बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 1 to 1 2 में जोड़ें तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, आपको पता है 1212 के बाद 1212 के पास अपना परफेक्ट स्क्वायर 1225 होता है, अगर आपको पता है तो 35 का होता है ये भी। ठीक है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। बाकी आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे इसमें। ठीक है, पर डायरेक्ट इतना भी आपको याद होगा मे बी कि ये जो 35 वगैरह के हैं ये काफी ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली ऑप्शन जोड़ जोड़ के देख सकते थे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, देखो जब भी अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन हो ना आप इसकी जो इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करके चलो। जैसे कि 26.52 है, 0.5 से बढ़िए तो इसको हम 27 लेके चलेंगे। 3.89 है, इसको 4 लेंगे। -7.79 है, 8 लेंगे, और ये 2 है। प्लस 27.39 है, 0.5 से छोटा है, इसको 27 लेंगे। ठीक है, इसके आसपास ये आंसर आएगा। वैसे भी ऑप्शन में काफी ज्यादा वेरिएशन है। 27 दूनी 54 दूनी 108 तो ये आ गया, माइनस का 16 है और प्लस का 27 है। ठीक है, तो देखो ये अपना 27 है, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 11 बचेगा ना। अब 108 में मैं 11 जोड़ूंगा तो 119 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 54, बोले कि एक पर्सन है जो क्या करता है, 15 रुपए में 15 एक समान वस्तु खरीदता है। ठीक है, 15 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक वस्तु का सीपी कितना है, 1 रुपए है, और हर एक वस्तु को 1.23 में बेच रहा है, तो सारी वस्तुओं पे 1.23 को ही बेचेगा। ठीक है, तो एक पे लाभ निकाल लो चाहे सब पे लाभ निकाल लो, एक ही तो बात होगी। तो एक की कोई चीज खरीद रहा है और 1.23 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 0.23 पर। ठीक है, परसेंटेज में ये 100 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 23 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0.23 का लाभ है 1 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करोगे तो 23% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना a प्लस बी 56 दिया है और a माइनस बी का होल स्क्वायर 496 दिया है। तो बोल रहे ए और बी के गुणनफल का मान निकालना है। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसकी जो वैल्यू है 496 है। अब यहां से देखो इस वाले का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा प्लस का 2ab आएगा।
इक्वल टू, ये कितने का आएगा 56 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर मुझे तो याद नहीं है तो निकाल लेते हैं, 6 6 36 और 5 5 25 और 6 पंजे 30 का डबल 60, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 6 और 5 11 से ले 1 2 और 1 3 31 36 आएगा ये। ठीक है, तो अपन को चाहिए क्या, अपन को ए बी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो यहाँ से देखो अपने दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी कट जाएगा, तो अपन को 4 ए बी आ जाएगा ना, और अपन को ए बी चाहिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 ए बी अपना आएगा जो कितना आएगा 3136, इसमें से माइनस होगा 496, कितना आ जाएगा 6 में 6 गया तो 0, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 31 में से जब 5 जाएंगे तो 26, 26 तो 40, हमें तो सिर्फ ए बी चाहिए ना, तो 4 का भाग लग जाएगा इसमें, तो 4 6 की 24 और बचे 2, 4 6 की 24, 660 आ गया। हमको यही निकालना था ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो 660 660 अपना सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा। एक आयताकार अपना क्या है भूखंड है, मैं बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप है अपनी इस तरीके से। बोल रहा है कि एक साइड और एक डायगोनल, ठीक है, डायगोनल इस तरीके से है विकर्ण अपना, ठीक है, सही से बनाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये अपना डायगोनल आपको पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है ये, तो इसकी वैल्यू तो 65 है और इसकी वैल्यू 63 है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 16 63 65 अपना एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब देखो मुझे ये कहाँ से याद है, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट है एनटीपीसी में भी ये काम आया था, एसएससी में भी ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मेरे को ये ट्रिपलेट याद है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन करे होंगे तो आपको भी याद होगा, नहीं है तो ये आपकी गलती है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर नहीं रखे हैं। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा नहीं ये कैसे आए, ट्रिपलेट है आप निकाल लो अगर आपको याद नहीं है तो यही है, और तो क्या ही बताऊंगा। बाकी ट्रिपलेट का जो बेसिक वीडियो है कि कोई भी ट्रिपलेट कैसे बनता है उसका मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, आप चेक करोगे ट्रिपलेट बाय फ्री एजुकेशन। आई थिंक जो सबसे पहला वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया था इस चैनल पर वो वही था। पूछा है उस आयताकार भूखंड का परिमाप, परिमाप यानी आपको पता है आयत का परिमाप, रेक्टेंगल का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल मतलब 63 और बी मतलब 16, 63 और 6 69 और 10 79, 79 का डबल 80 का डबल 160 हो जाता, लेकिन 2 कम आएगा क्योंकि एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 158 मीटर अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक लड़का है जिसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, इससे चलते हुए 38 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, एक स्क्वायर के चारों तरफ एक बंदा दौड़ रहा है जिसकी जो लेंथ है वो 38 है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में से कितने सेकंड का टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा है। आपको पता है जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे। अब देखो एक साइड अपनी 38 है, जब पूरा चक्कर लगाएगा तो चारों तरफ चलेगा, तो 38 गुना 4 यानी इसके पेरीमीटर के इक्वल चलेगा स्क्वायर के, डिवाइड, देखो ये जो वैल्यू है ना ये मीटर में है और आंसर भी सेकंड में दे रहा है, तो और स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो देखो ये कितना आएगा, 6 से ये अपना 3 टाइम कट जाएगा, 3 तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 38 गुणा 12, और 5 से और डिवाइड करना है, 5 से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर दो, 5 को इसी से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से 35, बचेंगे कितने अपने पास 3, और 5 6 की 30, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 से 84, 84 तो एक हो गया, और 12 को 0.6 से करेंगे तो 12 6 की 72, 7.2 और आ जाएगा, 84 और 7 कितना आ जाएगा 91.2। ठीक है, 91.2 सेकंड का इसको टाइम लगेगा, ये जो स्क्वायर मैदान है उसको पूरा कवर करने में, जो उसकी साइड 38 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अपना ट्राइंगल पे आ गया एरिया निकालने का। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइंगल है उसका भी, रेक्टेंगल नहीं सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, क्योंकि अब जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का निकाल लोगे तो रेक्टेंगल का तो निकल ही जाएगा। हमसे भी इसमें पूछा है कि ट्राइंगल का किस तरीके से निकालेंगे, तो कल मैंने बताया था उसी तरीके से मैं बताऊंगा, हालांकि इसके मल्टीपल्स तरीके होते हैं निकालने के, कम से कम 5 से 6 तरीके होते हैं, नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लो, आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हो, पर मैंने जो एक तरीका बताया था वही यूनिवर्सल तरीका हम सारे सवालों में लगाएंगे। क्या करते हैं 1/2 लिखा, यहाँ पे लिखा सारे के सारे कोऑर्डिनेट, 0 2 लिखा, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 2 3 लिखा, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 3 1 लिखा, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको वापस रिपीट कर दो। ठीक है, और इसका लेना हमें मोड, मोड का मतलब मैंने बताया था, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये जो तरीका है इसमें नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है।
1/2। और इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने बताया था। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो और उनका डिफरेंस 0 गुणा 3 0 और माइनस का 4। अब 0 माइनस 4 करोगे आप तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। जो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है वो बाद में लेनी है, अभी नहीं लेनी। आप कहीं ऐसा करोगे 0 - 4 है तो +4 लिख दो, नहीं, वो बाद में लेनी है जब फाइनल वैल्यू। 2 गुणा 1 2 2 और ये 3 गुणा 3 9, ठीक है। तो 2 माइनस का 9 कितना आएगा, -7। फिर 3 गुणा 2 6 और 1 गुणा 0 0, तो 6 - 0 प्लस का 6, ठीक है। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपन को। तो 1/2, देखो माइनस का तो अपने पास 11 है और प्लस का 6 है, तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। लेकिन मैंने कहा कि मोड वैल्यू लेनी है, यानी पॉजिटिव लेनी है। 5 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3rd है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के भी मैंने सेम तरीका बताया था कि जो क्वाड्रिलेटरल के लिए चौथा कोऑर्डिनेट और आ जाता और फिर जो पहले को वापस रिपीट कर देते। प्रोसेस है वही सेम फॉलो करेंगे हम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला कि 3x - 2y है, इसकी वैल्यू 10 है और xy की वैल्यू 11 है और वैल्यू चाहिए 27x³ - 8y³। देखो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, इसका सिंपली क्यूब कर देंगे तो हम अपने पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। इसका a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ यानी 27x³ - b³ यानी 8y³, ठीक है, इक्वल टू, देखो ये 10 का क्यूब 1000 होगा। ये जो दूसरी टर्म आएगी ना अपनी, कौन सी, -3ab इंटू a प्लस a माइनस बी वाले, इसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। x - y का होल क्यूब क्या होता है, x³ - y³ -3xy इंटू x - y, ठीक है। ये अपना क्यूब होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड ले जा रहा हूँ मैं, तो 3xy, लेकिन x की जगह अपना x नहीं है, यहाँ पे 3x है, और y की जगह y नहीं है, 2y है, और ब्रैकेट में अपना 3x - 2y है, ठीक है। मैंने पूरा लिख दिया, चलो बाद में जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अपन को जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ इसकी चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 तो ये था ही, प्लस देखो 3 3 9 9 दूनी 18 आ गया, इंटू एक्स वाई भी है यहाँ पे, x ये रहा y ये रहा, और एक्स वाई की वैल्यू 11 है, और 3x - 2y अपना था ये अंदर, और 3x - 2y की वैल्यू तो 10 है ही, ये 10। इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखो 11 को मैं जब 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 आएगा, उसके पीछे 0 और चिपकाना है, तो कितना हो जाएगा 1980, यानी 1000 तो ये है, इसमें 1980 और ऐड हो जाएगा, और 19 और 10 29 2980 आ जाएगा अपना, ठीक है। 2980 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना इसका सही आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। बोल रहा है कि ए और बी हैं, एक बिजनेस करते हैं जिसमें किस तरीके से पैसा लगाते हैं, 42,000 और 56,000, ठीक है। इसने 42K लगाया, इसने 56K लगाया, और टाइम वाइम नहीं दिया, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट हो जाएगा। इसको मैं काटूंगा किससे, तो 7 से कट जाएगा, 7 6 की 42 और 7 8 56, ठीक है। और फिर किससे कट जाएगा, ये दो, एक्चुअली 14 से ही कट रहा था ये, तो 14 थी, 42 और 14 14 56, 3:4 में प्रॉफिट हो रहा है। बोले वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, यानी 7 यूनिट की वैल्यू अपन को गिवन है 87220। पूछा गया है बी का लाभ, यानी 4 की वैल्यू पूछी तो 1 की निकालनी पड़ेगी। 7 एकम 7, 1 17, 7 दूनी 14, 3 32, 7 चौका 28, और बचेंगे कितने, 4 42, 7 6 की 42। 1 यूनिट की वैल्यू 12,460 आ गई, हमें तो 4 की चाहिए, तो इसको 12,460 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 4 6 की 24, 2 असिल 4 चौक 16 और 2 18, 1 असिल 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 49,840 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 है अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब मोड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कल अपना मोड पे एक क्वेश्चन आया था टेबल वाली फॉर्म में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये तो अपना नॉर्मली हो जाएगा। आपको पता है बहुलक क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो जितने ज्यादा टाइम रिपीट होगा उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन के थ्रू बना लो, ज्यादा बढ़िया। जैसे कि 23 को देखते हैं कितने टाइम है, 23 एक बार यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बार यहाँ पे, तो 23 तो 2 टाइम है, ठीक है। 21 को मैं अगर देखूँ तो एक बार तो यहाँ पे है और कहीं नहीं है, यानी ये तो कंफर्म है कि 21 तो बहुलक नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा तो 23 से रिपीट हो रहा है। 25 को देखें तो 25 एक और एक, ये 2 बार टाइम हो रहा है, ठीक है। अब 2 बार तो नहीं होगा, इसका मतलब है आंसर ना तो ये होगा ना ये होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो एक सेम नंबर है 23 भी 2 बार रिपीट हो जाए, 25 भी 2 बार रिपीट हो जाए, बहुलक तो एक ही होगा, ठीक है। तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं थी, ये अपना आंसर हो जाता। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। 15 देखो कहाँ पे है, ये रहा 15, ये रहा 15, ये रहा 15, 2 से ज्यादा तो वैसे ही आ गया, वैसे आगे भी है, ठीक है। तो 15 है वो सबसे ज्यादा टाइम है, तो वही अपना बहुलक हो जाएगा। और मीन आपको पता है, माध्य तो नॉर्मली एवरेज करके निकालते हैं, मतलब सबको जोड़ा और उसका एवरेज निकाल लो,
ठीक है। और मोड अपना जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होगा वो एक अपना मीडियन और होता है माध्य का, उसको कैसे निकालते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर जो मिड टर्म होती है वो अपनी माध्य का हो जाती है, मीडियन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि निम्न में से कौन सा युग्म है अपना सहअभाज्य है को प्राइम। आपको पता है को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके HCF है 1 है। HCF 1 होने का क्या मतलब है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 7 और 14 नहीं हो सकता, 12 18 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 7 कॉमन आ रहा है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है। 34 35 में कुछ नहीं आएगा, यही हो जाएगा। 17 110 नहीं हो सकता, क्योंकि 17 कॉमन आ रहा है। ठीक है। HCF 1 आना चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, कल भी को प्राइम पे अपना एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 78, बोल रहे हैं कि दो पूरक कोण है, उनमें बड़े कोण का माप है छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 डिग्री कम है। आपको पता है जो पूरक कोण है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है ये। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। मान लो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। एक इक्वेशन तो अपनी यही बन जाएगी। ठीक है। एक इसमें बड़ा कोण भी लेना है, तो ये भी मान लो कि अल्फा है वो बीटा से बड़ा है। तो बोल रहा है कि जो सबसे बड़े दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण यानी अल्फा है, उसकी वैल्यू है छोटे कोण यानी बीटा के 3 गुने यानी 3 टाइम है, इससे भी 6 डिग्री कम है। यानी एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, अल्फा माइनस के 3 बीटा इज इक्वल टू -6। ठीक है। एक इक्वेशन अपनी ये बन गई, एक इक्वेशन अपनी ये बन गई। पूछा क्या है, बड़े कोण का माप निकालना है, यानी अपन को अल्फा फाइंड करना है। अब देखो दो इक्वेशन है और दो ही अपने पास वेरिएबल है, अल्फा फाइंड करना है, तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूँ कि अल्फा निकल जाए। ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो पहले बीटा निकाल लूं फिर अल्फा निकल जाएगा ना। ठीक है। जैसे कि एक में से अगर मैं दो को माइनस करूं तो होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से तो अल्फा से तो अल्फा कट जाएगा, ये तो आएगा बीटा, और माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू, ये अपना 90 है, और माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 96। आपको पता है 4 बीटा की वैल्यू अपने पास 96 आ गई, तो यहाँ से बीटा तो इजीली निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 4 चौके 16, बीटा 24 आ गया। आपको ये भी पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो 90 है। अब एक अगर बीटा की वैल्यू अपने पास 24 डिग्री आ चुकी है, तो दूसरा जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 24 हो जाएगा कि नहीं। और 90 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा, क्योंकि 90 में से 20 घटाते तो 70 और 4 और घटाना है तो 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला कि ब्याज है वो वार्षिक रूप से कंपाउंडेड होता है, चक्रवृद्धि होता है, 10% है। देखो 10% रेट देख के तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 10% एक बहुत ही कॉमन रेट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। बोले 10% की दर से 10,000 रुपए की जो राशि है वो 13,310 कितने साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपको पता है कि 10% के हिसाब से ये 10 की वैल्यू 10,000 है, तो और आपको पता है 10% क्या होता है 1/10 यानी 10 से 11 होता है, और इसको 1331 बनाना है तो 3 ईयर में बनेगी, यानी ये 1,000 से कितना हो जाएगा 1331। इसके पीछे 0 0 ही तो चिपकाने अपन को, तो 3 ईयर में हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि 10% के हिसाब से जो 3 साल का जो कंपाउंड है टोटल इंटरेस्ट है वो 33.1% होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 ईयर में हो जाएगा। ठीक है। 10% तो यार बहुत सिंपल रेट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके तो 2 3 4 साल तक आपको सब कुछ रटा होना चाहिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले x के 24% के 10%, x का 24% मतलब 24/100 के 10%, 10% मतलब 1/10, इसकी जो वैल्यू है वो 240 है, तो हमें x चाहिए। ठीक है। ऐसे x अपन को चाहिए, तो देखो आपको पता है 24 से ये 10 टाइम कट जाए, क्योंकि 24 ढाई के 240 हो गए। x निकालना है तो ये 10 तो है ही, 2 और 1 3 जीरो और चिपक जाएंगे इसके साथ, तो 10,000 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद देखते हैं कि अपना मैथ्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग को हम बाद में करेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें अपन को गिवन है, क्या गिवन है, बोले कि कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक परीक्षा में भाग लिया है। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत अंक 80 हैं। 12 लोग हैं जिनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 80 हैं, और शेष विद्यार्थियों के शेष कितने हैं, देखो 12 के 80 है। इसको हम इस तरीके से लिखता हूँ, इसको हम डेविएशन से बनाएंगे। 12 लोगों के 80 है। ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। 12 टोटल 30 थे ना अपने पास, तो बचेंगे कितने, 18 स्टूडेंट हैं, उनके 75 है, तो ओवरऑल एवरेज पूछा गया है। ठीक है। तो इसको आप डेविएशन से बना सकते हैं। अब डेविएशन का मैंने आपको बहुत बार बताया किस तरीके से डेविएशन लगाते हैं। सबसे पहले तो इनका रेशियो लेते हैं हम।
ठीक है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी ये 2:3 में स्टूडेंट हैं, दो लोगों के 80 हैं और 3 लोगों के 75 है। ठीक है, डेविएशन किस तरीके से लगाते हैं हम, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एवरेज कुछ 75 ही रहा होगा। ठीक है, आपको पता है कि एवरेज डेविएशन में हम एक कुछ मान लेते हैं, अब 75 ही मान लेते हैं ना, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, एक का तो निकालना ही पड़ेगा, यानी 75 मान लिया। अब ये देखो 80 है, वो 75 से कितना ज्यादा है, डेविएशन कितने का आएगा, 5 का आएगा। ठीक है, लेकिन कितने नंबर पे आया है, 2 रेशियो पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, ये जितना रेशियो है उसके सम का, 2:3 का, यानी 5 का, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा अपना 77 आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे एवरेज क्या होता है, आपको पता है एवरेज होता है सम बटे नंबर। ठीक है, अब सम जैसे यहाँ पे आप रेशियो तो ले ही लो, क्योंकि रेशियो नहीं लोगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। सम कैसे निकालेंगे कि 80 आया है 2 लोगों के, तो 80 गुणा 2 160, प्लस 75 आया है 3 लोगों के, तो 7 या 21, 210 और 15 और 225। इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 2 और 3 5 नंबर से, जब आप डिवाइड करोगे तो भी 77 आ जाएगा। ठीक है, पर ये हमने डेविएशन से बनाया है और यही तरीका बेस्ट है इस सवाल के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, एवरेज, अगर आपको ये डेविएशन वगैरह नहीं पता है तो एवरेज का आप लेक्चर जाके देखो, CHSL में और सिलेक्शन पोस्ट का एवरेज का मैंने टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाया, वहां पे आप देखोगे तो आपको सारे मेथड समझ आ जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। बोला निम्नलिखित में से वो कौन से बड़ा नंबर है जिससे जिससे 72 और 119 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 और 4 आ रहा है। ऑप्शन से ही बना लो, देखो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 चौके 68, 4 रिमाइंडर आना चाहिए था, जबकि 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 19 से करूंगा तो 19 30 57, 19 चौके 76, 3 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता 19 से करने पर, ये नहीं होगा। 21 से किया तो 21 या 63, 3 नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा ही हो जाएगा। बाकी करना चाहो तो कर लो, 23 को 72 से करूंगा तो 69 टाइम जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 23 को 119 से करूंगा तो 23 पंजे 115, 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना जो फोर्थ है यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ्स का देखते हैं और क्वेश्चन कोई बचा है कि नहीं। तो ये एक DI का क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें बोल रहा है कि एक निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की MPhil की विशेष परीक्षा में चयनित छात्रों का जो डेटा है उसको दर्शाया गया है। ये ईयर है अपने 2017 से लेकर 21 तक, और ये अपने 5 स्टेट हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि पूछा क्या गया। बोले 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, देखो 2020 ये रहा, और बिहार कहाँ पे है अपना, ये बिहार रहा, 2020 ये रहा, तो इसमें चयनित होने वाले छात्र कितने हैं, जो ये 380 हैं। ठीक है, ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो 380 है इनके बारे में क्या पूछ रहा है कि संख्या है दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली में चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। ओके, देखो सारे ईयर में दिल्ली की बात कर रहा है, तो सारे ईयर में दिल्ली का निकालना पड़ेगा, यानी ये सारा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। 0 8 2 10 6 16 16 5 21, 2 असिल 2 2 4 4 3 7 7 2 9 4 13 13 3 16 1610। तो ये पूछ रहा है कि जो 380 है वो 1610 का कितना परसेंट है, बेसिकली ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन की भी मदद लेंगे थोड़ा सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये अपना 3800 आया है और ये अपना कितना है 1610, 161 है। आपको पता है कि 161 का अगर डबल करता हूं मैं तो 322 आएगा, यानी आंसर 2 वाली लाइन में आएगा, इतना तो कंफर्म है ना। अब देखो 2 वाली लाइन में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है जो हट गए। ठीक है, और देखो एक ऑप्शन 20.5 है और एक 23 है, अगर हम इसका 20 करते हैं तो इसका 20 कितना हो जाता है, यानी 16 का डबल कितना हो जाता है, 160 का डबल 320, 322। ठीक है, और उसका 0.5 और, यानी इन 380 के आसपास तो नहीं जाते हम, ये तो डेफिनेट है 20.5 से, तो सिर्फ इसी से जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन मैंने पहले ही कहा था कि हम इसमें ऑप्शन की हेल्प लेंगे सॉल्व करने में, ऐसा नहीं है कि हम खुद पूरा अपना दिमाग लगाएंगे, वो नहीं करना है। जब ऑप्शन की हेल्प मिलती है तो ऑप्शन की हेल्प लेनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपना अप्रोक्सीमेशन से है। देखो 48.9 है, इसको 49 लेंगे हम, इंटू 3.94 है 4 लेंगे, माइनस 2.97 है 3 कंसीडर करेंगे, और 17.86 इसको 18 लेंगे। 50 होता है उसका 4 डबल 200 हो जाता, लेकिन एक ज्यादा लिया है 4 टाइम, तो 200 से 4 कम आ जाएगा, यानी 196, माइनस का 3 और प्लस का 18 है, तो 196 में से 3 जाएगा तो 193 में आएगा, जिसमें 18 और मैं जोड़ूंगा। अगर 20 जोड़ता तो 213 हो जाता, लेकिन 2 कम आएगा 211। ठीक है, 211 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मैथ्स का और कोई क्वेश्चन अपने पास बचा है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन है अपने पास, आई थिंक ये लास्ट भी है। बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे
6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ओके, तो क्या बोल रहा है, वह छोटा से छोटा नंबर निकालना है जिससे, यानी इस 6300 से अपन किसी एक एक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वो अपना क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, और छोटा से छोटा नंबर पे पूछ रहा है तो ऑप्शन से इसको बनाएंगे हम। ठीक है, और ऑप्शन भी पहले कौन से लेंगे, सबसे छोटा से छोटा, यानी पहले मैं 6 को लूंगा। ठीक है, देखो अगर आप ऑप्शन नहीं लो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाओगे इसको आप। इसको मैं लिख सकता हूँ 63 गुणा 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने ना अपन को। इसको लिख सकता हूँ आगे 9 गुणा 7 और इसको लिख सकता हूँ 100। आपको पता है 9 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, 100 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन नहीं है, 7 नहीं है। इस 7 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 7 की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, बाकी ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते थे, लेकिन यही तरीका बेस्ट था। इसके बाद शायद मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, नहीं बचा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 18 अगस्त जिसका शिफ्ट 2 हमने डिस्कस किया है, इसमें मैथ सेक्शन को डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो आने वाले कुछ दिनों में लगभग 4 से 5 नवंबर तक आपको ना डेली का अब सिर्फ एक ही वीडियो मिल पाएगा, मैथ्स का या फिर रीजनिंग का। ठीक है, एक्चुअली मेरे को थोड़ा बहुत कुछ काम है और मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियोज है ना, इनको मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सब पे मैं प्रीमियम ऑलरेडी पहले ही डाल दूंगा। सारे वीडियोज को मैं शेड्यूल्ड कर दूंगा, यानी अपलोड भी अपने आप ही हो जाएंगे। अभी मैं इनको अपलोडिंग में लगा दूंगा टाइम सेट करके, फिर ये अपने आप उस टाइम पे अपलोड हो जाएंगे। मेरे को एक्चुअली काफी ज्यादा काम है तो मैं इस टाइम फ्री नहीं रह पाऊंगा, तो अभी एक एक वीडियो ही आएगा, थोड़ा मैनेज कर लेना, बाद में फिर हम ज्यादा ज्यादा वीडियोस लाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट तो करना ही है, शेयर भी कर ही दो। ठीक है, क्योंकि इन तीनों चीजों में आपका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये जरूर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।